नमस्कार। आप देख रहे हैं उत्तम हिंदू टीवी। सियासत की गलियों से कुछ अहम खबरें लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हैं। इन दिनों सियासी गलियारों में महंगाई ने बड़ी धूम मचाई हुई है। नतीजा आप सबके सामने है। दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति भी बन गई है, जो कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी बजा सकती है। तो तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तम हिंदू टीवी के एडिटर इन चीफ इरविन खन्ना जी। उनका स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करेंगे सर केंद्र सरकार की ओर से बुलाए जा रहे संसद के विशेष सत्र की। 18 सितंबर को केंद्र सरकार ने यह विशेष सत्र बुलाया है और कहा जा रहा है, कयास लगाए जा रहे हैं कि इस सत्र के दौरान वन नेशन वन इलेक्शन जैसा बिल सरकार ला सकती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसे लेकर एक कमेटी भी बना दी गई है। आपको क्या लगता है, क्या ये वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल सरकार लाने की तैयारी कर रही है, क्या वाकई देश के लिए फायदेमंद है या फिर सरकार सिर्फ अपना फायदा देख रही है? देखो, ये जो कदम है ये देश हित में है। जिस एक कदम से देश का वर्तमान भविष्य दोनों ही प्रभावित होने जा रहे हैं। संवैधानिक तौर पे ये कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेशल बैठक बुलाई जा सकती है, पहले 6 महीने का, इसमें कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। अपने सरकार की अपनी प्रिविलेज है, वो जब चाहे बुला सकता है। हाँ, एक नई बात जरूर है कि पूर्व राष्ट्रपति जो पहली दफा इस कमेटी के अगर चेयरमैन बनाए गए हैं, तो यहीं से पता चलता है कि इसकी वेटेज कितनी है इस कमेटी की। और जहाँ तक जो विपक्ष का कहना है कि ये राजनीतिक लाभ के लिए बनाई जा रही है, नहीं, ऐसी इस मुद्दे को किसी भी तरह राजनीतिक दल हित से नहीं जोड़ना चाहिए। ये देश हित से जुड़ी बात है। आज मोदी सरकार है, कल को मोदी सरकार नहीं होगी, तो दूसरा विपक्ष की सरकार आ सकती है। तो इसलिए ये राजनीतिक आज तत्काल कुछ कह सकते हैं कि एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि जो विपक्षी दलों में ज़्यादातर वो दल हैं जो क्षेत्रीय स्तर पर ज़्यादा महत्व रखते हैं। कांग्रेस को अगर छोड़ दें हम, तो ज़्यादा जो दल हैं वो एक एक राज्य में उनकी सरकारें हैं या उनका महत्व है। इसलिए उनको लगता है कि हमारे क्षेत्रीय प्रभाव, जब एकजुट एक नेशन की बात, एक चुनाव की बात आएगी, तो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हावी होंगे और क्षेत्रीय स्तर के मुद्दे पीछे रह जाएंगे, गौण हो जाएंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि ये ऐसे। बाकी इससे पहले अगर आप देखें, अभी आपने 67 तक तो इकट्ठे होते रहे हैं। 52 से जब शुरू हुए लोकसभा चुनाव और विधानसभा, तो 67 तक, 67 में तब की समस्या आई जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी और कांग्रेस के बीच में जो एक सत्ता की दौड़ लगी है, एक पकड़ की, तब ये आ गई। दो फाड़ होने के किनारे पे आई, तब ये शुरू हो गया। और उसके बाद 71 में जब हम बांग्लादेश की जीत हुई हमारी, तो उसके बाद फिर 356 का जो धारा 356 के अंदर वो जो सरकारें थी, जो इंदिरा गांधी को उस समय लगी कि अपोजिशन या मेरे साथ नहीं रही, जिनके मुख्यमंत्री, तो वो तोड़ दी गई। और वहां से ये सिलसिला आज तक चलता रहा। अब उस सिलसिले को खत्म करने के लिए 2018 में जो नीति आयोग ने आज से 5 साल पहले दी कि देश में 2 चरणों में करा लो, राज्य लोकसभा और विधानसभा के 2-2.5 साल के गैप में 2 चरणों में होना चाहिए। उसका लाभ क्या है? देखिए, एक 2019 में जो खर्चा 60,000 करोड़ का लोकसभा चुनाव का खर्चा है। ये तो है ऑफिशियल। अनऑफिशियल क्या खर्चा होता है ये आप सब हम जानते हैं कि अनऑफिशियल क्या खर्चा होता है। तो एक दूसरा, ये हर साल इस समय, इस साल में 3 या 5 स्टेटों के इसमें 2023 के एंड तक आ जाने हैं, फिर लोकसभा के चुनाव आ गए, फिर लोकसभा के चुनाव, फिर 5 स्टेटों कहीं ना कहीं लोकहित के जो मुद्दे हैं, जो काम है, वो भी प्रभावित होते हैं। वो समय भी बर्बाद हुआ, विकास कार्य भी रुके, और हर समय जो एक माहौल रहता है वो यही होता है कि मैंने सत्ता प्राप्त करनी है। बिल्कुल। उसके हिसाब से जो एक स्टेबिलिटी होती है पॉलिटिकल थॉट में, वो टूट जाती है। जैसे कर्नाटक है, कर्नाटक में भाजपा हार गई, तो अब माहौल क्या देश में बना? जिसके पास सबसे ज्यादा पावर है, सत्ता लोकसभा में भी और राज्यों में भी, उसके विरुद्ध इस तरह हवा बनी कि लोग कर्नाटक हार गए तो बस इसका फ्यूचर खत्म हो गया। तो ये जो अनिश्चितता का दौर है, ये एक राज्य के लिए राष्ट्र हित में नहीं है। तो ये एक जो राजनीतिक मजबूती चाहिए, जो विचारिक मजबूती राष्ट्रीय स्तर पर चाहिए, या जो देश का जो छवि है राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय छवि, वो खराब ना हो, उसके लिए ये बेहतर है कि हम इस हर समय जो चुनावी माहौल में रहना है,
उसके लिए हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सोचना चाहिए, और ये एक राइट डायरेक्शन में उठा कदम कह सकते हैं, सही दिशा में, इसको देश हित में समझे। पर ये जैसे घबराहट आई है कि एक तानाशाही हो जाए कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ रूल, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी जहाँ तक संविधान, ये अब पूर्व राष्ट्रपति के कोविंद जी की नेतृत्व में जो कमेटी बने, अभी मेंबर बनेंगे आगे, वो एक दम तो होने नहीं जा रहा। इसमें जो चेंज आएगी तो कम से कम 5 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हर असेंबली का अपना समय है, उसको कैसे एडजस्ट करना, कैसे स्थानिक समस्याएं आएंगी ना, तो ये कमेटी सजेस्ट करेगी। एक आज बनाई और 10 दिन में जो हल हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। ये एक एक मुद्दा जरूर बन गया। अब इसका एक जैसे है ना, शुरू हुए तो अंत तक पहुंचेगी ये। जो पहले वेग था 18 में बना, उसके बाद ठंडे बस्ते में चले गया, पर काम चला। अब गवर्नमेंट ने ये कर दिया कि 24 के अगले मतलब 8 महीने हैं, इस नहीं तो जो बजट सेशन में आएगा उसमें कुछ ना कुछ ये बात आ जाए, ये उस हिसाब से सोचना। खैर, विपक्ष का काम है बातें करना, और विपक्ष बातें हमेशा करेगा भी। विपक्ष की ही बात कर लेते हैं सर। विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, उनमें आपस में समन्वय बन गया है और समन्वय समिति का ऐलान हो गया है, जहां एक तरफ एनडीए कहती थी कि जो विपक्षी दलों का गठबंधन है आपस में सहमति बन ही नहीं सकती, जो लड़ाई होगी वो सीटों के बंटवारे को लेकर होगी। पर कहीं ना कहीं जो इस समिति का ऐलान किया गया है विपक्षी दलों की ओर से, उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर लिए हैं कि सरकार के खिलाफ वो एकजुट होकर खड़े हैं। यहां तक कि ये बात भी सामने आ रही है कि आने वाली 30 सितंबर तक कुछ सीटों पर कुछ खास नामों का ऐलान भी विपक्षी दलों की ओर से किया जा सकता है। तो क्या वाकई इस सरकार के लिए एक खतरे की घंटी है और एक परेशानी का सबब है? देखिए, एक बात समझिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं। लोकतंत्र में जितना महत्व पक्ष का है, उतना ही महत्व विपक्ष का है। विपक्ष का कमजोर होना लोकतंत्र के हित में नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक अच्छी बात है कि लचीलापन दिखा के जो इतने 28 दलों के जो 60 प्रतिनिधि वहाँ पे इकट्ठे हुए, उन्होंने एक कमेटी नहीं, कोऑर्डिनेशन कमेटी 5 कमेटी बनाई है बीच में। इलेक्शन प्रचार की भी बनी है, सोशल मीडिया की भी बनी है, और एक कोई खोजबीन करने वाली ऐसी 5 कमेटियां बनी, जिसके 15-15, 16 पर जितने 60 प्रतिनिधि थे, मेरे ख्याल सबको उन्होंने एडजस्ट किया उस कमेटियों में, सभी के बीच काम का बंटवारा। हाँ, काम सारा रहा। अब समस्या ये है कि आज की स्थिति में ये एक राहुल गांधी जी ने पीछे कहा था, जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं 60% वोट हम रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो सत्ता में आता है वो 40-45% वोट पे ही आता है, तो उनके 60% वो उस हिसाब से उसको ले रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये देश हित में भी है, और जो राजनीतिक पॉइंट ऑफ से जो सत्ता पक्ष है उसको एक शय भी है, उसके लिए शय, क्योंकि अंतर बीच में 2-4-5% का ही होता है। मैं आप उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ पे कांग्रेस और आप, ये टोटल 33 सीटें बनती हैं। 10 हरियाणा की, 13 पंजाब की, 1 चंडीगढ़ की और 7 दिल्ली की। अगर कांग्रेस और आप आदमी पार्टी में ये समझौता हो जाता है, तालमेल हो जाता है बीच में, तो ये एनडीए के लिए समस्या होगी ही होगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो इसी तरह आप सोच सकते हैं कि यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर भी जो इवन साउथ में तो वैसे ही भाजपा एनडीए कमजोर है, तो वहां पे जब तालमेल बनेगी तो ये चुनौती तो है ही है। तो इसको ये मान के चलना चाहिए कि एनडीए इसको लाइटली ना ले, जो सत्ता पक्ष है। और मैं समझता हूँ कि उसी के हिसाब से उन्होंने ये 70 के बुला के इनके जो इनकी व्यू रचना थी उसको तोड़ने के लिए दोनों काम हुआ है। शहर मात उधर से भी हुआ है, इधर से भी हुआ है, तो उसको इस तरह से लेना चाहिए। अगली खबर की बात करते हैं। रक्षाबंधन से एक दिन पहले करोड़ों भारतीय परिवारों को केंद्र सरकार ने रसोई गैस सिलेंडर के दामों में 200 रुपए की कटौती करके एक बहुत बड़ी राहत दी है। आम परिवारों के लिए राहत बहुत बड़ी है अपने आप में, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही थी, आम परिवारों का घर का रसोई का बजट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बिगड़ गया था। विपक्षी दलों का कहना है कि हमारी एकजुटता की वजह से महंगाई का जो मुद्दा है उस पर सरकार ने ध्यान केंद्रित किया है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो क्या वाकई लगता है कि सरकार ने भी इस बात को देखा कि महंगाई 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है और इसके बाद ये फैसला लिया गया? देखो,
ये बात तो एक स्पष्ट है कि दबाव तो सरकार पर है, और उसके दबाव का पहला कारण जो मैं पहले ही बोला, कर्नाटका ही है। कर्नाटका में उन्होंने घोषणा की थी कि 500 रुपए का हम सिलेंडर देंगे, तो वो 500 दे दिया और वो सत्ता में आ गए। राजस्थान में वो 500 में दे रहे हैं। तो ये जो दबाव तो सरकार पर है इस बात में, पर इसको मैं ये कहता हूँ कि राजनीतिक राहत भी है, क्योंकि चाहे वो किसी के कारण हुआ, एक आम आदमी की जेब को थोड़ी सी राहत तो जरूर मिली उसको। और इसके साथ साथ उन्होंने 75 लाख नए कनेक्शन की भी बात करी है। तो और ये एक राहत चाहे आपस में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण जब उसको समझे में मिली, पर ये राजनीतिक राहत इसको नाम दे दें कि जो एक राजनीतिक राहत जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब राजनीति का प्रभाव तो है ही इस कदम में। पर इसका सबसे बड़ा है कि आम आदमी को जो राहत मिली है, तो ये एक स्वागत हुए कदम ही कह सकते हैं। राजनीति जब राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर हम कर्नाटका और लोकसभा में राष्ट्र स्तर पे पावर में आते हैं, तो हम वहां पे भी ये लागू करेंगे। तो राजनीति तो कहीं ना कहीं है, ये राजनीतिक राहत दोनों की तरफ से है। इसको एक दबाव इधर भी है उधर भी है। हाँ। पर आम लोगों को कहीं ना कहीं राहत जरूर मिली है, क्योंकि जिस तरह से महंगाई डायन ने लोगों को परेशान किया हुआ था, तो लोग इस कदम का स्वागत ही कर रहे हैं। अगला सवाल पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में हड़ताल की चेतावनी देने वाले कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक सख्त स्टैंड लिया है, एक सख्त कदम उठाया है। एस्मा लगा दिया गया है, जो कि 31 अक्टूबर तक लागू रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान का कहना है कि जो हड़ताल पे जाने वाले कर्मचारी हैं, उनके हाथों में दोबारा कलम पकड़ानी है या नहीं, ये सरकार तय करेगी, लेकिन जनता को किसी भी सूरत में परेशानी नहीं होने दी जाएगी। हालांकि लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं। आप इस कदम को कैसे देखते हैं? देखिए, विधान पालिका अगर दिमाग है तो कार्यपालिका हाथ है। विधान पालिका को नीति बना तो सकती है, लागू तो कार्यपालिका ने करना है, और उन दोनों का कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब इस पंजाब की समस्या है कि सरकार बदली है, जो एक स्थिति ऐसी है कि सत्ता अपने आप में घुड़सवार वाली सवारी है। भगवंत मान जी इस समय घुड़सवार है, घोड़े की सवारी उनके पास है, पर घोड़े की जो लगाम भी उनके पास है, पर घोड़े की जो दौड़ होती है ना, वो घुड़सवार पे डिपेंड करती है कि कब उसने चाबुक लगाना, कब लगाम खींचनी है, कब ढीलनी है। दौड़ अगर देखे तो घोड़ा का जो नियंत्रण होता है वो घुड़सवार के पास होता है। तो इसी तरह विधानपालिका नियंत्रण तो कार्यपालिका विधानपालिका के पास ही है। अब कब करना है, देखिए ये जो पटवारियों की बात चली खास, अब इसमें इसको दूसरे ढंग से मैं लेता हूँ। इसमें जनमत का बहुत बड़ी भूमिका है। जनमत जिसके साथ है वो जीतेगा अंत में, चाहे एस्मा लगे या ना लगे या कोई। तो इस समय जनमत जो है वो सरकार के साथ है, भगवंत मान के साथ है, क्योंकि वो इस चीज़ को है कि हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, हमने एफिशिएंसी लानी है। और राजस्व विभाग में पटवारी जिस समय है, आम आदमी बहुत किसान पर्टिकुलरली जिस पे आप जाओ, तहसीलदार दफ्तर में जाओ तो गांव से लेकर शहर तक सबके में एक ही चर्चा होती है, यहाँ पे भ्रष्टाचार है, काम ठीक नहीं होता, लोगों को चक्कर लगते हैं। तो वो एक चीज़ उन्होंने एक झटका दिया है, पर उस झटके साथ उन्होंने जो पॉजिटिव साइड ली है, जो कमजोरी थी सरकार की, उन्होंने आज ही घोषणा की है कि मैं 700 कितने जो हमारे अंडर ट्रेनिंग थे पटवारी, उनको मैं फील्ड में लगाने जा रहा हूँ। और 710 के करीब उन्होंने रखा है जो हमारे टेम्परेरी पटवारी हैं, उनको मैं परमानेंट करने जा रहा हूँ, वो भी फील्ड में आएंगे। और 586 के करीब उन्होंने घोषणा की है कि मैं नए भर्ती करूँगा, ताकि जितने हमारे 3700 कितने सर्कल उन्होंने बताया पटवारी सर्कल हैं, उन सब में जो रिक्त स्थान है 2000 के करीब वो पूरा करूँगा, ताकि जो काम करने वाले हैं पटवारी जिनके पास एक्स्ट्रा बर्डन था वो भी रिलीफ हो जाएगा और लोगों को भी राहत मिलेगी। तो ये दोनों काम है, चाबुक भी है और ढील भी है, दोनों चीज़ें हैं। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला है। अगर 2000 पटवारी नए आ जाएंगे और जो काम कर रहे हैं तो उनका वर्कलोड भी कम हो जाएगा, उनकी परेशानियां भी कम हो जाएंगी और आम आदमी को भी राहत मिलेगी। लेकिन एक बात इन प्रिंसिपल ये है कि काम अधिकारियों ने करना है, चाहे अधिकारियों का विश्वास प्राप्त करना सरकार के लिए, सत्ताधारियों के लिए बहुत जरूरी है। अगर वो विश्वास आपस में टकराव की नीति रहती है, अविश्वास की भावना रहती है,
तो फिर नीति चाहे कितनी भी अच्छी हो, उसका परिणाम अल्टीमेटली वो नहीं निकलता जो वो चाहता है। तो एक कोऑर्डिनेशन जो है सरकार की तीनों आपसी तालमेल और समन्वय जो बहुत है वो जरूरी है। बहुत बहुत जरूरी है। इस बात का सरकार को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और जो पटवारी साइड है, तहसीलदार या जनरल, मैं कहता हूँ प्रशासन अधिकारी से छोटे से लेकर बड़े अधिकारी, तो उनको भी पता होना चाहिए कि सरकार बदल चुकी है, पिछला दौर निकल चुका है, आगे का दौर सिर्फ है। और इस परिवर्तन के दौर में कंफर्ट जोन से सबको बाहर निकलना पड़ेगा, तभी सरकार की जो नीति है अमल में आ सकती है। तो वो जो कंफर्ट जोन है, भगवंत मान वो कंफर्ट जोन तोड़ना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी जो एक पुराना सिस्टम था उसको तोड़ना चाहती है, नए सिस्टम में आना चाहते हैं। और नए सिस्टम में कुदरती तौर पर ये कोई ना कोई समस्याएं आती हैं, और ये एक पहली समस्या है। और मैं नहीं समझता इसमें कुछ ज्यादा समय लगेगा, 1-2-4 दिन की बात है, निपट जाएगी इस बात करते हैं भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। जेवलिन स्टार हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप, एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण तगमा उन्होंने जीता है, देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा भारतीय रिले टीम ने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ने में वो कामयाब रही है। तो जिस तरह से इस वक्त एथलेटिक्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन रहा है, क्या लगता है ओलंपिक्स में कहीं ना कहीं संभावना है कि इससे भी अच्छा किया जा सकता है? देखिए, एक बात समझे, जो कोई भी देश जो ओलंपिक में आया है, जितने अभी तक आप ओलंपिक में देश थे, उनमें क्रिकेट कहीं भी नहीं है। बिल्कुल, ये एक समझने की बात है। जो कहते हैं ग्राउंड रियलिटी, वहां पे जितने ओलंपिक में आप जीते हैं, वहां पे एथलेटिक्स सबसे ज्यादा है। और ये एक बेसिक चीज है, जब तक एथलीट देश का नहीं आगे आता, तब तक दूसरी गेम में भी आगे नहीं चल सकती। खेल जो है एथलीट पे डिपेंड है, चाहे किसी से हो। तो ये जैसे 60 के दशक में अगर मिल्खा सिंह की हम याद करें, तो उनको था कि उन्होंने भी रिकॉर्ड ओलंपिक का भी तोड़ा था, लेकिन वो जीत नहीं सके, 1 सेकंड के अरसे पे कम रह गए। उनकी तमन्ना एथलेटिक्स में कम से कम नीरज चोपड़ा ने पूरी की। इससे पहले अभिनव ने ओलंपिक जीत के वो, तो ये एक तरह से जो नीरज चोपड़ा जी अपने समझता हूँ कि ये ध्रुव तारे नहीं होते जो रास्ता दिखाते हैं, तो ये प्रेरणा भी है, रास्ता दिखाने वाला आने वाले खिलाड़ियों के लिए ये एक नीरज चोपड़ा अपने आप में एक है जिस कैसे लगन, मेहनत, ईमानदारी और तपस्या, ये और इसके साथ साथ मैं और एक चाहता हूँ जो परिवर्तन आया, समाज का भी परिवर्तन, समाज का देखने का परिवर्तन आया। खिलाड़ी को कैसे पहले देखा जाता था, आज कैसे देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ सरकार की नीतियों का भी परिवर्तन आया। सरकार भी पहले नहीं ध्यान देती थी, लेकिन अब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, उनका खाना पीना, रहना, ट्रेनिंग करोड़ों रुपए लगते हैं, तब जाकर एक मेडल लगता है। पर उसके बावजूद, ये सब होने के बावजूद, उस व्यक्ति विशेष की अपनी तपस्या है, वो अगर थिरक जाए, भटक जाए अपने निशाने से, टारगेट दुनिया, जैसे आपने रिले रेस की बात करी, जिंदगी भी यही है। और रिले रेस वालों ने अमेरिका को चौकन्ना कर दिया कि उनके सेकंड हीट में वो सेकंड आया आफ्टर अमेरिका, और अमेरिका वर्ल्ड क्लास एथलीट्स का घर है, और उनको चुनौती दे दी। बेशक वो फाइनल में 5th पे रहे, लेकिन एशियाड का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा। और वो भी हमारे आने वाले जो एथलीट्स हैं, जैसे पहले पीटी उषा रही, अंजू रही, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये मैं कहता हूँ कि एक विकसित भारत, डेवलप भारत जो हम कहते हैं, या 224 में ओलंपिक्स की आपने बात करी, तो उसके लिए ये एक दुनिया को संदेश है कि भारत अब जाग रहा, उठ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शुभ संकेत है, क्योंकि जब एथलीट जागता है तो फिर आप समझें कि बाकी चाहे हॉकी है, चाहे क्रिकेट है, फुटबॉल है, उसमें धीरे धीरे फिर वो परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक बहुत ही, मैं समझता, आज भी उन्होंने जो डायमंड लीग में सेकंड आए, उनके कोई इंजरी थी, तो उन्होंने कोई .010 के फर्क पे उनका गोल रहा। कहते मैं एफर्ट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे इंजर करता तो ओलंपिक के लिए मुझे निशानी थी। पर जो भी है, आज भी उन्होंने रजत जीता, तो मान सम्मान तो है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसके बाद एक और बात, चंद्रयान पहले था, ये दूसरा धरती पे तिरंगा। अब आज आदित्य L1
बिल्कुल। उसकी लॉन्चिंग भी हुई। बिल्कुल। तो ये भारत के लिए और भारतवासियों के सबके लिए एक शुभ संकेत है। तो मैं सबके लिए, इनके लिए वासियों को समझता हूँ कि बधाई के पात्र, और हमें एक अच्छी सुबह, नया दौर हम जा रहे हैं। तो उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना है कि हमें आगे और बनाए रखे इसी के बिल्कुल। लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए। तो चर्चा खास के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिए उत्तम हिंदू टीवी।